Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.88 from Erdős-Hartley series. और ये ना एक बहुत खूबसूरत सी प्रॉब्लम है ना। सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स से ही सोल्व हो जाएगी, ऐसे रोटेशनल मोशन वगैरह की कुछ ज़्यादा खास जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, है ना। और देखने में ये प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक सी लगती है, बट मैं तुम्हें एक आसान से और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से उसको सोल्व करके दिखाऊंगा। बहुत ही अमेजिंग मेथड है ना। और उस मेथड से भी सोल्व करके दिखाऊंगा जिस पर जनरली स्टूडेंट्स पहली बारी में थॉट प्रोसेस में जिस मेथड पर पहुंचते हैं। हालांकि सही वो भी है और उसमें थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग है एज कम्पेयर टू जो मेथड मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और काफ़ी सारे बच्चे इस मेथड को भी सोच लेते हैं, ऐसा नहीं कि ये मेथड बच्चे सोच नहीं पाते, काफ़ी सारे बच्चे सोच लेते हैं। बट हाँ, पहली बारे में स्टूडेंट के दिमाग में ये मेथड आना बहुत बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है ना। और थोड़ा सा उसके लिए पहले की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अगर वो ठीक ठाक लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है तो ऐसी चीज़ें वो आसानी से कर लेता है ना, वो बात अलग है। खैर, तो मैं पहले आसान तरीके से समझाऊंगा और फिर हम उस मेथड से भी करेंगे जिस पर जनरली ज़्यादातर बच्चे जिस अप्रोच पर मूव ऑन करते हैं और उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें सिचुएशन ये दे रखी है कि डिवाइस जो है 1.26 फिगर में भी दे रखा है, कंसिस्ट ऑफ एल स्मूथ एल शेप्ड रोड लोकेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एल शेप्ड रोड, यानी कि टॉप व्यू से देखने पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ओ पॉइंट ऐसे दिखेगा, ये रोड ऐसे, ये रोड ऐसे, और ऐसे घूम रहा होगा। टॉप से देखने पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये पूरा, ठीक है। 90 डिग्री बन रहा होगा, ये 90 डिग्री बन रहा होगा। मास एम अटैच्ड बाई ए वेट लेस स्प्रिंग, ये जो स्लीव है, स्लीव इसका मास एम है और इस स्प्रिंग से एक पॉइंट ए पर कनेक्टेड है और साथ ही साथ दूसरा एंड पॉइंट बी पर कनेक्टेड है इस मासलेस स्प्रिंग का। स्प्रिंग का स्टिफनेस यानी स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको एक्स बोल दो या काई बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो। के स्प्रिंग कांस्टेंट के तुम्हें एक्स दे रखा है ना, वो दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है। द होल सिस्टम रोटेट्स विद कांस्टेंट, पूरा सिस्टम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। हर एक पॉइंट कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, यानी कि स्प्रिंग में भी ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये भी कांस्टेंट ओमेगा से अपने, यानी कि इसके रिलेटिवली, रोड के रिलेटिव इसकी पोजीशन ए फिक्स है और इसी पाथ में, इसी डिस्टेंस पर सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी इसकी, अगर मैं बोलूँ ये L1 है और ये L2 है तो ये रेडियस कितना बन जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है तो √L1² प्लस √L1² प्लस L2²। तो ये जो रेडियस है इस फिक्स रेडियस में ये इसके साथ साथ घूम रहा होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अभी बोल रहा है कि ओमेगा कांस्टेंट है, पॉइंट के अबाउट घूम रहे हैं। फाइंड द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग एंड हाउ इज द रिजल्ट अफेक्टेड बाई रोटेशनल डायरेक्शन, यानी कि स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा उसके बारे में बताना है। और अगर मैं रोटेशन की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो फिर इसमें एक्सटेंशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, ध्यान से देखो, टॉप व्यू से देखने पर ना ये थोड़ा सा सही से विजुअलाइज हो पाएगी प्रॉब्लम। हमें दे रखा है एक रोड ऐसे, एक ऐसे, और ये ऐसे घूम रही है ना। यहाँ पर ये स्लीव है, यहाँ पर स्लीव है। अगर ये इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ना तो सेंटर की तरफ इस पर नेट फोर्स होना चाहिए और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होना चाहिए नेट, और नेट फोर्स इधर की तरफ होना चाहिए। ये जो स्लीव होगी, फ्रिक्शन है नहीं इस पर, स्मूथ है, समझ में आ गई, स्मूथ है। तो यहाँ से फ्रिक्शन वगैरह तो आ नहीं सकता। नॉर्मल फोर्स इसके परपेंडिकुलर या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा। एक आउट ऑफ द प्लेन नॉर्मल आ सकता है जो नीचे की तरफ mg को बैलेंस करेगा। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो नॉर्मल या तो इधर आएगा या इधर आएगा। अब इधर हो नहीं सकता क्योंकि हमें नेट फोर्स इधर की तरफ चाहिए। समझ में आ गई क्या बात। तो इधर की तरफ आ सकता है, और रोड के पैरेलल नॉर्मल फोर्स रोड लगा नहीं सकती। तो फिर रोड के पैरेलल कोई तो फोर्स चाहिए होगा ताकि नेट फोर्स इधर की तरफ आ सके, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इधर ही लग रहा होगा। तो नेट फोर्स इधर की तरफ, सेंटर की तरफ आ सके उसके लिए रोड के पैरेलल कोई फोर्स लगना होगा। अब फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन नहीं है तो फिर क्या होगा, स्प्रिंग का फोर्स हमें चाहिए होगा जो कि ऊपर की तरफ लग रहा हो, इस पॉइंट की तरफ लग रहा हो, ताकि नेट फोर्स हमारा सेंटर की तरफ आ सके। क्योंकि ये तो रोड के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा और इधर की तरफ एक नेट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स आना चाहिए ताकि वो नेट फोर्स इस तरफ आ सके। समझ में आ गई बात। और वो स्प्रिंग का फोर्स इधर की तरफ आने के लिए स्प्रिंग को एलोंगेट होना पड़ेगा। अगर स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ चाहिए तो स्प्रिंग एलोंगेट होगी तभी तो अपनी तरफ फोर्स लगा पाएगी। समझ में आ गई बात। अब जो रोटेशन की डायरेक्शन है इसको हम समझें कि हाउ द रिजल्ट विल बी अफेक्टेड बाय द रोटेशनल डायरेक्शन। अगर ऐसे घूम रहा होगा तो भी नेट फोर्स इधर की तरफ ही चाहिए, अगर ऐसे घूम रहा होगा तो भी नेट फोर्स हमें इधर की तरफ ही चाहिए, और उतना ही चाहिए क्योंकि सेम रेडियस में घूम रहा है। तो हमें जो नॉर्मल फोर्स यहाँ से आ रहा होगा वो उतना ही आएगा, तो स्प्रिंग का फोर्स भी उतना ही चाहिए होगा हमेशा, ताकि नेट फोर्स इधर की तरफ आ सके। समझ में आ गई बात। क्योंकि अगर स्प्रिंग मान लो, हम सोच रहे हैं कि ऐसे घूम रहा है तब तो एलोंगेट हो जाएगी स्प्रिंग, और ये ऐसे समझे कि ये पॉइंट बी दूर जाना चाह रहा होगा तो फिर ये रुकेगा, फिर उसके बाद खींचेगी और फिर उसके साथ घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे घूम रहा है और हमें एलोंगेशन चाहिए ताकि नेट फोर्स इधर, एक स्प्रिंग फोर्स इधर आए, नॉर्मल फोर्स इधर आए ताकि नेट फोर्स इधर की तरफ आ सके। अगर ये ऐसे भी घूमेगा तो भी हमें नेट फोर्स तो उधर ही चाहिए ना, और नॉर्मल फोर्स तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे ही आ पाएगा। नेट फोर्स इधर आने के लिए अगर स्प्रिंग का फोर्स, मान लो स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगेगा, तो नॉर्मल इधर और स्प्रिंग फोर्स इधर, तो फिर नेट फोर्स इधर आ जाएगा। फिर तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगा ही नहीं, फिर तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं पाएगा इसका। तो चाहे वो ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, स्प्रिंग फोर्स हमें इधर की तरफ ही चाहिए, ताकि एक जो नॉर्मल फोर्स ऐसे आएगा उन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा सेंटर की तरफ आए। क्योंकि वो चाहे ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, हमें नेट फोर्स इधर ही सेंटर की तरफ चाहिए होगा, एक ही सेंटर है। तो मुझे
यहीं से इंट्यूशन आ रहा है कि जो रिजल्ट होगा वो रोटेशनल मोशन की डायरेक्शन से, तो रोटेशन की डायरेक्शन से तो इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए, नहीं उस पर डिपेंडेंट तो नहीं होगा। चाहे मैं इसको ऐसे घुमाऊं चाहे ऐसे घुमाऊं, स्प्रिंग फोर्स हमेशा इधर ही आना चाहिए। स्प्रिंग में एलोंगेशन ही होगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन नहीं हो सकता। आई होप कि तुम्हें ये बात समझ में आती है। ठीक है, अच्छा अभी हम चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं ना। हमें ये सिनेरियो दे रखा है, हमें ये रेडियस आर मान लेते हैं, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये L1 L2 है, तो रेडियस आर कुछ बन जाएगा इसका √L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, है ना। तो ये इस रेडियस में घूम रहा है, इस पर नेट फोर्स इधर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, पहला हम सिनेरियो समझें कि ये बोल रहा है कि रिजिड रोड है, यानी कि ये पूरा सिस्टम एक रिजिड ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये पॉइंट भी ऐसा भी नहीं कि स्प्रिंग के साथ साथ ऐसा ओसिलेट कर रहा हूँ, ये भी इसके साथ फिक्स्ड, यानी कि पूरा पॉइंट एक पूरी पूरी रोड एक का हर एक पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट की तरह काम करेगा रोड के रिस्पेक्ट में। तो अब अगर कोई डिस्क है, मान लो हर एक पॉइंट रिजिड डिस्क है, वो घूम रही है, तो हर एक पॉइंट को अपना सर्कल मोशन कंप्लीट करने में सेम टाइम लगेगा, सबका पॉइंट सभी पॉइंट का ओमेगा सेंटर के अबाउट सेम है। अच्छा, अभी ये ऐसी है रोड, थोड़ी देर बाद ऐसी दिखेगी, थोड़ी देर बाद ऐसी दिखेगी, फिर ऐसी दिखेगी, फिर ऐसी दिखेगी। तो सेम ओरिएंटेशन में जहाँ पर अब है, उसी ओरिएंटेशन में आने में सभी पॉइंट्स का रिलेटिव ओरिएंटेशन सेम रहे, उसके लिए सेम ही टाइम लगाना पड़ेगा सबको। पूरा एक रोटेशन होने के बाद ही सारे पॉइंट अपने लिए सेम ओरिएंटेशन में आएंगे, जिसने जैसे ओरिएंटेशन में पहले थे। तो उसके लिए हर एक पॉइंट का एक दूसरे के अबाउट में बोल सकता हूँ कि सेम टाइम में, सेम कैपिटल टी में जो 2π/ω होगा, उतने टाइम में सेम ओरिएंटेशन इनका अचीव होता है। तो सारे पॉइंट एक दूसरे के अबाउट सेम ओमेगा से घूमते हैं। अगर तुमने सर्कुलर मोशन में प्रॉब्लम करी होगी, तुम्हें पता होगा कि अगर रिजिड ऑब्जेक्ट होता है तो उसका हर एक पॉइंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम ही ओमेगा से घूमता है। तो यहाँ भी दूसरा मेथड हम ये भी कर सकते हैं, बट हम ग्राउंड फ्रेम से करेंगे और आसान वाले तरीके से करेंगे। तो हमें सिंपल इतना देखना है कि अगर ये स्लीव सर्कुलर मोशन में घूम रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, टॉप पॉइंट से देखने पर ये ऐसे घूम रहा होगा और इसके अबाउट ऐसे घूम रहा होगा, ये ऐसे। समझ में आ गई क्या बात? तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स आना चाहिए और सेंटर की तरफ नेट एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होनी चाहिए। ओमेगा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होना चाहिए। रोड से हमें पता है कि ऐसे इधर से देखने पर ज़्यादा समझ में आता है कि एक नॉर्मल तो इधर आएगा, तो एक फोर्स सेंटर स्प्रिंग की वजह से इधर चाहिए ताकि नेट फोर्स सेंटर की तरफ इधर आ सके। स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा, मान लो एलोंगेशन एक्स है, तो ये इधर की तरफ जो बनेगा वो के एक्स फोर्स लग जाएगा और इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स आएगा, दोनों का रिजल्टेंट सेंटर की तरफ होना चाहिए। समझ में आ गई क्या बात? तो हम सिंपल तरीके से समझते हैं कि यार नेट फोर्स जो होगा वो किधर की तरफ होगा, नेट फोर्स होगा तुम्हारा सेंटर की तरफ। कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर एक्सेलरेशन, और नेट फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इसका मास अगर एम है स्लीव का, तो इतना सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगा, और एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा भी सेम है। साथ ही साथ मैं मान लेता हूँ कि एंगल थीटा है, तो साइन थीटा को लिखा जा सकता है। मान लो इसकी जो नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की एल थी, और अभी डेल्टा एल लेंथ और खींच गई, यानी कि एक्स जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन है वो डेल्टा एल है, हमने मान लिया। तो टोटल लेंथ अभी कितनी हो गई इसकी? एल प्लस डेल्टा एल, ये कुछ L1 थी। समझ में आ गई बात? तो टोटल एल प्लस डेल्टा एल लेंथ है, तो साइन थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ से। साइन थीटा ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा है, तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये ये था हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के साथ में, ये थीटा, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर साइन थीटा के लिए लिखने पर एल प्लस डेल्टा एल अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी आर। कोस थीटा लिखते तो ये वाली डिस्टेंस अपॉन में आर बन जाता। ठीक है, अब इधर की तरफ जो नेट एक्सेलरेशन आएगी उसको हम ध्यान से देखें कि नेट एक्सेलरेशन जो आएगी वो रोड के साथ में, कि मान लो इस तरफ से एंगल ये थीटा था 90 डिग्री था, तो 90 माइनस थीटा, यानी कि रोड के साथ में जो एंगल बनेगा उसका एक्सेलरेशन का, नेट एक्सेलरेशन का, वो ए नेट का वो 90 माइनस थीटा बनेगा, जो हमने थीटा माना उसके हिसाब से। तो अलोंग दी रोड उसका जो एक्सेलरेशन कॉम्पोनेंट आएगा वो ए कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा आएगा, और एक उसके परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट आएगा जो कि बन जाएगा ए साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि ए कोस थीटा। टॉप व्यू से देखने पर हमें ऐसा दिखेगा, मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। टॉप व्यू से देखने पर हमें ऐसा दिखेगा, रोड ऐसे है, एक रोड ऐसे है, और ये स्लीव है तुम्हारी। ठीक है ना, ये डायग्राम तुम्हें सही से विजुलाइज करवा देगा। ये पॉइंट हुआ, इसके अबाउट घूम रहा है, और ये रेडियस है। समझ में आ गई बात? तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगी, नेट सेंटर की तरफ। समझ में आ गई? इस एक्सेलरेशन का ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इधर की तरफ कंपोनेंट ए कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि ए साइन थीटा होगा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो ए कोस थीटा होगा। ये टॉप व्यू है, ठीक है ना, और यहीं से ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज हो सकता है। मैं जैसा डायग्राम दे रखा था उसी डायग्राम में तुम्हें चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस डायग्राम में कुछ ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू से हमें कुछ ऐसा दिखेगा। समझ में आ गई बात? तो अब एक्सेलरेशन जो बनेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, उसका इधर की तरफ कॉम्पोनेंट आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर इंटू साइन थीटा। समझ में आ गई बात? तो अलोंग दी लेंथ देखो, ये जो नेट एक्सेलरेशन के दो कॉम्पोनेंट है एक्स और वाई, तो वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो वाई डायरेक्शन का एम में लगाएगा, और एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन का एम है। अब जो वाई डायरेक्शन है इसमें स्प्रिंग फोर्स के अलावा इस स्लीव पर कोई फोर्स हो ही नहीं सकता अलोंग दी रोड,
क्योंकि नॉर्मल फोर्स सरफेस के रोड के परपेंडिकुलर लगेंगे, फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो अलोंग दी रोड जो फोर्स लग सकता है, यानी कि अलोंग दी रोड जो एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल के पास में, वही सेम एक्सेलरेशन इस रोड के पॉइंट की भी है, क्योंकि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहे। बट हाँ, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ए साइन थीटा इस स्लीव के पास में, ग्राउंड फ्रेम में, वो आएगी तो स्प्रिंग के फोर्स से ही। तो स्प्रिंग का फोर्स मान लो के एक्स है, एक्स यानी कि डेल्टा एल, तो के एक्स तुम्हारा क्या होगा, अलोंग द स्प्रिंग एफ इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी इधर की तरफ, ओमेगा स्क्वायर आर इंटू साइन थीटा, ए साइन थीटा, यानी कि ए हमारा ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो ए नेट होगा उसका उसका वैल्यू ए है ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये ओमेगा स्क्वायर आर इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे एल प्लस डेल्टा एल अपन में एल आर, और के टाइम्स के की वैल्यू हमें एक्स दे रखी थी या काई दे रखी है, सब समझ लो, इंटू में एलोंगेशन हमारा डेल्टा एल है, यह रख देंगे के एक्स में, और एक्स डेल्टा एल इक्वल टू यहाँ से आर कट जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल अलग और अलग मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस एम ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एल। इसको इधर ले आओ, डेल्टा एल कॉमन ले लो, इसको इधर ले, पहले तो एम ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कॉमन लेकर के इधर ले आओ, तो एक्स अपॉन में एम ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एल इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एल, इधर ले आओ और डेल्टा एल कॉमन ले लो, तो काई अपॉन में एम ओमेगा स्क्वायर माइनस इक्वल टू एल, काई बोल दो एक्स बोल दो, तो डेल्टा एल आ जाएगा एल अपॉन में काई अपॉन में एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। सिंपल सा आंसर है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है नहीं। मुझे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा समय लगा, मैं तुम्हें ये विजुअलाइज करवाना चाह रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। बाकी इस प्रॉब्लम को अगर तुम दोबारा से अटेम्प्ट करोगे तो अब तुम्हें बिल्कुल समय नहीं लगेगा, तुम विद इन 2 सेकेंड 2 मिनट्स इसको आराम से समझ कर लिख करके सोल्व कर लोगे 2 मिनट के अंदर अंदर, तो ठीक है। कि नेट एक्सेलरेशन निकालनी है अलोंग दी रोड, उसका कंपोनेंट देख रहा है, अलोंग दी रोड सिर्फ स्प्रिंग फोर्स आ सकता है, तो स्प्रिंग फोर्स का के इंटू एक्स, इसका एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से हो गया। अब डायरेक्शन से हमें पता है कि अगर ऐसे भी घूमेगा, यानी कि इस तरीके से भी घूमेगा ये, तो ऐसे घूम रहा होगा तो, या फिर ऐसे घूम रहा होगा, तो दोनों ही सिनेरियो में हमें सेंटर की तरफ नेट फोर्स चाहिए, उसके लिए इधर की तरफ स्प्रिंग का फोर्स आना ही चाहिए, और नेट फोर्स उस तरफ आने के लिए स्प्रिंग का फोर्स इधर आएगा, तो एलोंगेशन ही होगा स्प्रिंग के अंदर, वो कंप्रेशन नहीं होगा। ऐसा हमें लग सकता है कि ओमेगा की डायरेक्शन पलटेंगे तो कंप्रेस हो, कंप्रेशन से नेट फोर्स सेंटर की तरफ आ ही नहीं पाएगा, तो एलोंगेटेड ही रहेगा, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात। मेथड 2, ग्राउंड फ्रेम से डिफरेंट अप्रोच है। डिफरेंट अप्रोच क्या है कि नेट फोर्सेज लिखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमें पता है कि भाई देखो, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट काई है इंटू चेंज इन लेंथ इसकी डेल्टा एल है, तो काई इंटू डेल्टा एल स्प्रिंग फोर्स लगेगा, साथ ही साथ रोड के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये थीटा है, 90 है, 90 माइनस थीटा, तो अगर ये इस तरफ नेट फोर्स लग रहा है इस पर, ये इधर की तरफ अलोंग द रोड है और ये परपेंडिकुलर टू द रोड है, इस लाइन का रोड के साथ में 90 माइनस थीटा है, तो परपेंडिकुलर के साथ में थीटा एंगल बनेगा। हम ये देख सकते हैं कि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है ना यार, क्योंकि इसका ओमेगा चेंज नहीं हो रहा या इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो ओमेगा चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसकी जीरो होनी चाहिए, यानी कि फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स का अलोंग द टेंजेंट कंपोनेंट और नॉर्मल फोर्स का अलोंग द टेंजेंट कंपोनेंट तो जीरो बराबर होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, ताकि टेंजेंशियल फोर्स नेट जीरो हो सके। और नॉर्मल का और स्प्रिंग फोर्स का सेंटर की तरफ जो नेट कंपोनेंट आएंगे दोनों मिल करके, वो उसकी नेट सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होनी चाहिए, है ना। फंडामेंटली ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में यही तरीका आता है, और ये गलत भी नहीं है, सही तरीका है, इससे बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आंसर इससे भी आ जाएगा, है ना। एक नॉर्मल आउट ऑफ द प्लेन लग रहा होगा, यानी कि इधर से देखने पर एक नॉर्मल आउट ऑफ द प्लेन लग रहा होगा, जो कि नीचे लगने वाले एमजी को बैलेंस कर रहा होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन का नॉर्मल इस तरीके से लग रहा होगा और के एक्स इस तरीके से, दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आना चाहिए। तो अब हम लिख देंगे सेंटर की तरफ नेट फोर्स जो कि बनेगा के डेल्टा एल का कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा है तो इसका कोस 90 माइनस थीटा इधर कंपोनेंट बनेगा, इधर की तरफ साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कोस थीटा कंपोनेंट बनेगा। नॉर्मल का इधर कंपोनेंट एन कोस थीटा, उधर की तरफ एन साइन थीटा, तो सेंटर की तरफ नॉर्मल का तो एन कोस थीटा, इधर का काई डेल्टा एल कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, नेट फोर्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। साथ ही साथ जो ए बी डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस मान लो इसकी डिस्टेंस एल थी, नेचुरल लेंथ एल थी, तो एल प्लस डेल्टा एल टोटल लेंथ बन जाएगी, ये इसको डी मान लिया, तो रेडियस बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। या फिर ऐसे लिख दें कि आर का जो कोस थीटा कॉम्पोनेंट है, आर का कोस थीटा कॉम्पोनेंट डी है, आर का साइन थीटा जो कॉम्पोनेंट होगा वो एल प्लस डेल्टा एल, तो आर का कोस 90 माइनस थीटा यार आर साइन थीटा जो तुम्हारा एल प्लस डेल्टा एल बनेगा, तो आर एल प्लस डेल्टा एल बाई साइन थीटा लिख सकते हो तुम। साथ ही साथ तुम्हारा जो एक्स डेल्टा एल का साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा कॉम्पोनेंट है, वो एन साइन थीटा के बराबर भी होगा, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन एन साइन थीटा एक्स काई डेल्टा एल कोस थीटा, और इस इक्वेशन में आर की वैल्यू यहाँ से निकाल करके रख दी यहाँ पर इस तरीके से, तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास एन और डेल्टा एल दोनों निकल के आ जाएंगे कि नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितना होगा, साथ ही साथ डेल्टा एल कितना होगा। तो अगर हमें नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना तो फिर हमें ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी उसके लिए, और हम इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है।
चलिए अब इसको सोल्व कर लिया, वैल्यू नॉर्मल की इक्वेशन 2 में से उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यहाँ पर, और इसको सोल्व कर लेंगे और डेल्टा एल निकाल लेंगे। डेल्टा एल उतना ही आएगा जितना हमें चाहिए। हालांकि ऑप्शन जो आंसर में दे रखा है उसमें डेल्टा एल को लिखा है 1/काई/-1। तो तुम इससे कंफ्यूज मत होना, है ना, क्योंकि हो सकता है इन्होंने डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू दी हो, क्योंकि जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ एल है उसके बिना इसको सोल्व करना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये पहले कहाँ था, पहले कितनी डिस्टेंस पर था और अभी कितना खींचा हुआ है, उसमें डेल्टा एल के साथ में ये एल होना जरूरी है। और बिना इस एल की वैल्यू के हम डेल्टा एल नहीं निकाल सकते कि इसमें एक्सटेंशन कितना है ना। रिलेटिव एक्सटेंशन पूछ लिया होता सवाल में तो डेल्टा एल बाई एल जरूर आ जाता, तब जाकर के 1/काई/m⍵²-1 ये जरूर बन जाता। रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एक्सटेंशन पूछ लिया होता तो फिर बन जाता। ठीक है, इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, जो भी ये तरीका बताया हमने शुरू में हमने एक बात करी थी कि हर एक पॉइंट सेम ओमेगा से घूम रहा होगा एक दूसरे के अबाउट। तो बी पॉइंट के अबाउट भी देखो एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा था पूरे सिस्टम का, तो बी पॉइंट के अबाउट भी ये सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा होगा। अगर बी पॉइंट के अबाउट अगर इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, समझ में आ गई बात, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है और सेम टाइम में वापस इसी ओरिएंटेशन में आ जाएगा इसके सामने, सेम टाइम में, सेम टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि सेम ओमेगा से घूम रहा होगा। यहाँ से देखूँ तो मान लो इसकी लेंथ एल थी और डेल्टा एल और खिंच गया, तो डेल्टा एल और खिंच गया तो ध्यान से सुनोगे, तो सेंटर की तरफ बाकी सारे छोड़ दो, रोड के परपेंडिकुलर क्या फोर्सेस हैं क्या नहीं है हमें नहीं पता, समझ में आ गई क्या बात। लेकिन हमें ये पता है कि जो अलोंग दी लेंथ होगा, अलोंग दी लेंथ जो फोर्सेज होंगे वो बी पॉइंट के अबाउट इसको सर्कुलर मोशन करवाने में हेल्पफुल होंगे। समझ में आया। बी की कोई एक्सेलरेशन होगी, बी की जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन टॉप मोस्ट पॉइंट से देखूंगा तो ऐसे ओ पॉइंट से ही ऐसे बी पॉइंट है, बी पॉइंट की एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगी। इस पॉइंट पे बैठकर देखूंगा तो सूडो फोर्स भी लगेगा रोड के परपेंडिकुलर, वो नॉर्मल फोर्सेज से बैलेंस हो जाएगा अलोंग दी रोड। इसका इसका जो इस पर बैठ के देखूंगा तो इसका सूडो फोर्स भी अलोंग दी रोड तो आने से रहा, तो अलोंग दी रोड आने से रहा, इसके पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट सर्कल में घूम रहा है इसके बी पॉइंट को सेंटर बना करके बी पॉइंट के फ्रेम में। तो सेंटर की तरफ जो लगने वाला फोर्स के एक्स होगा स्प्रिंग फोर्स, वो m⍵²r कौन सी, ये जो रेडियस होगी इसकी लेंथ प्लस एक्स, एक्स इसमें अगर मैं एक्सटेंशन मान लूँ काई तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट है तो अब मैं लिखूंगा कि डेल्टा एल एलोंगेशन है, एल इसकी इनिशियल लेंथ थी, तो अब नई रेडियस जो बनेगी बी पॉइंट के अबाउट घूमने की रेडियस इसकी एल प्लस डेल्टा एल होगी भाई, है ना। तो काई स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, ये तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा जो कि उसके m⍵²r के बराबर बनेगा इसकी फ्रेम में, और इधर की तरफ बस स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करवाएगा बी पॉइंट की फ्रेम में जो इसका सर्कुलर मोशन होगा उसके लिए। और x/m⍵² डेल्टा एल इज इक्वल टू m⍵², r को रेडियस को लिख देंगे एल प्लस डेल्टा एल, बी के अबाउट उसका रेडियस यही है। m⍵² को इधर की तरफ ले आएंगे, फिर से डेल्टा एल कैलकुलेट करेंगे, सेम ही आंसर आएगा। समझ में आ गई बात। एल शुड हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन, की लेंथ क्या थी, इनिशियल जो लेंथ थी इसकी गिवन होनी चाहिए थी क्वेश्चन के अंदर। हालांकि ये अप्रोच भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस अप्रोच से करेंगे तो हमें इसमें भी आंसर जल्दी से मिल जाएगा। समझ में आ रही बात, ये भी एक अच्छी अप्रोच है इसको सोल्व करने के लिए। अगर मैं बी की फ्रेम में जाकर के देखूंगा, बी के चारों तरफ ये चक्कर काट रहा होगा बी की फ्रेम में, और उसकी रेडियस उसकी लेंथ प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल के बराबर होगी, और रेडियस जो जिसमें वो घूम रहा होगा। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये तीनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे और तीनों तरीके से अब तुम कर पाओगे। तो सबसे पहला और सबसे तीसरा मुझे ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोनों से बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। सेकंड मेथड भी अच्छा है, ग्राउंड फ्रेम में एक्चुअल सिनेरियो क्या हो रहा है उसको समझने के लिए, है ना, वो आना जरूर चाहिए ताकि हमें ग्राउंड फ्रेम में क्या हो रहा है एक्चुअल में वो फीलिंग आ सके और हम उसको समझ सके सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स के कंसेप्ट को। ठीक है, तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही। बाकी कोई भी डाउट हो तो अपना जो माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप है वहाँ पर आकर के ज्वाइन कर लेना डाउट ग्रुप, वहाँ पर मैं लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ, वहाँ पर मुझसे तुम अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम पर अपना जो चैनल है फिजिक्स माफिया के नाम से अपना चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर क्लासेस की लिंक्स वगैरह सारी अपडेट वहाँ पर आती रहती है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं यार ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंसेप्ट के साथ। बाय।